अभी तक की क्लासों में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म तक हम पहुंच चुके हैं। दो रिफॉर्म हो गए हैं, इसके आगे अगला तीसरा रिफॉर्म हमें देखना है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड रिफॉर्म है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो जहाँ पर हम अपना देखते हैं कि शेयर्स वगैरह खरीदना बेचने वाला काम चलता है, वही तो कैपिटल मार्केट कहलाता है। अपना तुमने इसे ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, टाइप ऑफ मार्केट में। तो उसमें भी कुछ रिफॉर्म देखने को मिले, तो देखते हैं क्या है। द सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1988। पिछली क्लास में बताया था ना, इसकी डेट भी आ गई थी। एंड गिवन स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1992। सेबी का इस्टेब्लिशमेंट तो 1988 में हुआ था, लेकिन इसे पूरी तरह से अथॉरिटी 1992 में मिली। ये वही टाइम था जब एक स्कैम हुआ था, है ना, हर्षद मेहता वाला। उस पर तो पूरी फिल्म बन के तैयार हो गई। तब जाके सेबी को पूरी अथॉरिटी दे दी गई है। उससे पहले वो केवल एक पुलिस की तरह था कि हाँ देख रहा है, हाँ इसने नियम तोड़ा, चलो उसे पकड़ो। उसने नियम तोड़ा, उसे पकड़ो। ठीक। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया इसको 1992 में, मतलब अब ये खुद ही नियम बना सकता है। अगला, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म में तो एक ही पॉइंट था। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, एनईपी है। इकोनॉमिक पॉलिसी था बेसिकली, तो इंडस्ट्रीज के लिए इसमें काम किया गया था ना, तो इसलिए इसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है। तो लिखे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी was announced on 24th जुलाई 1991। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही पार्ट है। ठीक है। तो 24 जुलाई 1991 को इसे अनाउंस किया गया, इसे हाईलाइट करके चलना है। एनईपी अनाउंस हुआ 24 जुलाई 1991 को। क्या हुआ इसमें? पुट एन एंड ऑन लाइसेंस राज। जो एक लाइसेंस राज चल रहा था ना, उसको खत्म किया गया। रिमूविंग लाइसेंस फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। लगभग सभी इंडस्ट्रीज से लाइसेंस वाला झमेला हटा दिया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर, लेकिन कुछों को छोड़ दिया। कितनी इंडस्ट्री थी जिनका बोला कि इन पे लाइसेंस चाहिए? तो 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पे लाइसेंस जारी रखा गया। 18 इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो ये था। आगे चल के इसे और कम कर दिया, इसे और कम कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड, और बाद में इसे रिड्यूस करके
रिड्यूस टू फाइव फाइव इंडस्ट्रीज, बाद में से 5 इंडस्ट्रीज तक रिड्यूस कर दिया। मतलब और भी 13 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री बना दिया। केवल 5 इंडस्ट्री ऐसी थी जिन पे कहा कि भाई तुम लोग लाइसेंस फ्री नहीं रहोगे, तुम अपना लाइसेंस की कैटेगरी में बने रहो। समझे? तो वो 5 कौन सी कैटेगरियां हैं वो लिख लेते हैं जरा। पहला, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दूसरा, एटॉमिक सब्सटेंसेस। तीसरा, नार्कोटिक ड्रग्स। है ना? ड्रग्स क्या है? वो बेसिकली क्या है? केमिकल्स हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज को बोला कि लाइसेंस फ्री नहीं रहोगे तुम। नेक्स्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और अगला, सिगरेट्स एंड सिगरेट्स एंड सिगार जानते हो? हम्म। तो वो सिगार बेसिकली ये टोबैको के लिए है। टोबैको गलत लिख दिया ना। आर्म एंड एमुनिशन हमारे अपने जो सुरक्षा बल है उसके लिए। एटॉमिक सब्सटेंस, एटॉमिक न्यूक्लियर वगैरह है, प्राइवेट को नहीं दिया, लाइसेंस लगा के रखा। नार्कोटिक ड्रग्स को लाइसेंस की ज़रूरत है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को ज़रूरत है, सिगरेट सिगार वगैरह यानी कि टोबैको इंडस्ट्री को लाइसेंस की ज़रूरत है। डन। इसके आगे पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू, पब्लिक सेक्टर जो कि पहले बहुत फैला हुआ था उसको भी कम करके 8 सेक्टर्स तक पहुंचा दिया। मतलब 8 सेक्टर है जो अब पब्लिक के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में था, बाकी सब प्राइवेट को दे दिया ओनली। ठीक है ना? 8 टाइप की इंडस्ट्रियां गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी, बाकी सबको प्राइवेट को बेच दिया। बाद में चलकर 2 ही बची। सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स तक रिड्यूस कर दिया। अब वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? हाँ, एक तो रेलवेज है और एटॉमिक एनर्जी। ये वो बिजनेस हैं जो सरकार ने अपने हाथ में रख लिए, बाकी सबको दे दिया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सारे अपने चेंजेस, रिफॉर्म ही हैं। और अगला रिफॉर्म देखें इसमें। नेक्स्ट रिफॉर्म आया MRTP एक्ट है, was restructured। MRTP एक्ट इसको रीस्ट्रक्चर किया गया। रीस्ट्रक्चर का मतलब पहले तो इसको ठीक किया,
बाद में ना इसे को हटा के कंपटीशन एक्ट लेकर आए, लेकिन पहले तो इसी को ही ठीक किया गया था। तो रीस्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा देखें। पहला, रिस्ट्रिक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन टू हैंड। दूसरा, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली। तीसरा, प्रोहिबिट restrictive trade practices। तो ये एक्ट क्या कर रहा था, मार्केट में हो रही अनैतिकता को रोकता था। कैसे? तो रेस्ट्रिक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन टू हेड्स है, सारी इकोनॉमिक पावर दो ही हाथों में, मतलब किसी एक के पास पहुंच जाए, उससे रोकने की पूरी कोशिश करता था ये एक्ट। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, लोग मोनोपोली ना क्रिएट कर ले, कार्टेल बना के, या सारे के सारे खुद ही खरीद ले शेयर्स, या यूँ कह लो मार्केट में जितनी कंपनी है सारी कंपनियों को कोई खुद खरीद ले अकेला, तो भी मोनोपोली बन जाएगी ना। तो ऐसा नहीं चाहते थे, तो इसलिए इस एक्ट ने कंट्रोल बनाया। प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कुछ ऐसे काम जो कि व्यापार में मना किए गए हैं उन्हें प्रोहिबिट यानी कि रोका गया। ये था एमआरटीपी एक्ट को रीस्ट्रक्चर करने के स्टेप। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हुआ क्या कि पहले तो एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, है ना, एसएसआई कहते हैं ना, तो इन एसएसआई के लिए पहले क्या था कि कुछ गुड्स रिजर्व्ड थे कि यही लोग बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता, लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो रिजर्वेशन हटा दिया, तो अब कोई कुछ भी बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुम्हार वाला जो प्रोडक्ट्स है, मिट्टी के बर्तन वाला, वो पहले था कि यही लोग बनाएंगे, रिजर्व था, अब कोई भी बना सकता है। अगला, दिस पॉलिसी एंडेड द, इसने कुछ खत्म कर दिया, ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई इसमें कुछ खत्म किया। तो क्या खत्म किया? एंडेड द पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन मैनी सेक्टर्स, कई जगहों पे पब्लिक सेक्टर की अपनी मोनोपोली चल रही थी, इसने हटा ही दिया, ठीक है, प्राइवेट के हाथ में पहुंच गए ना सब, मोनोपोली हट गई। अगला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाज आल्सो
लिबरलाइज्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लिबरल हो गया, मतलब विदेशों से पैसा जो आ रहा है वो अब आसानी से आ सकता है। इसमें लिखें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल was introduced for foreign direct investment up to 51%। 51% तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब अप्रूवल मिलने लग गया। सही बात, अब मालिक बन सकते हैं वो। इसके आगे एक्सटर्नल ट्रेड was also liberalized। एक्सटर्नल ट्रेड भी लिबरलाइज हुआ, विदेशों में व्यापार करना अब आसान हो गया, विदेशों के साथ व्यापार करना आसान हो गया। नेक्स्ट, रुपी वाज डी वैल्यूड, ये तो पहले भी बताया था, रुपए को डी वैल्यू किया गया था लगभग 18%, बाय 18% अगेंस्ट डॉलर। अगेंस्ट डॉलर। ये थे सारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पांचवा रिफॉर्म देखते हैं। फिफ्थ रिफॉर्म विच इज कॉल्ड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड पॉलिसी मतलब वही ट्रेड करने के लिए अपनी कई पॉलिसियां थी, उनमें बदलाव किए ताकि ट्रेड और आसान हो जाए। लिखें डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions on import and export। डिसमेंटलिंग का मतलब, डिसमेंटलिंग वो डिसमेंटल कहते हैं ना, डिसमेंटल मतलब तोड़ देना। किसको तोड़ा? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा। इसको हाईलाइट कर लेना। पहले रिस्ट्रिक्शंस था ना, इतनी क्वांटिटी ही ट्रेड कर सकते हो, बेच बाहर ले जा सकते हो, बाहर से लेकर आ सकते हो। अब वो हटा दिया, अब रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तुम जितना चाहो उतना ट्रेड कर लो। अगला फोकस ऑन, कुछ पे फोकस किया, किस पर फोकस किया? ऑन आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजिम। आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजिम पर फोकस किया। आउटवर्ड ओरिएंटेड मतलब आउटवर्ड लुकिंग, है ना। इसको ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं यहाँ पर, आउटवर्ड लुकिंग बात क्लियर है?
इससे पहले क्या चल रहा था? अभी तो आउटवर्ड लुकिंग के लिए सोचा, इससे पहले भी तो एक ट्रेड चल ही रहा था ना। तब क्या चल रहा था? वो था इनवर्ड ट्रेड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, मतलब अपने ही देश में ध्यान देकर चलना भाई। पहले तो ये पॉलिसी चल रही थी, अब है आउटवर्ड लुकिंग, दूसरे देश पे भी ध्यान दो। ठीक। और क्या करा इसमें? रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीड्योर्स, ठीक लिखा है, प्रोसीड्योर्स, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीड्योर्स फॉर फॉर इम्पोर्ट्स। बाहर से प्रोडक्ट को लाने में काफ़ी अड़चनें आ जाती थी ना, तो उन्हें हटा दिया। यही था ट्रेड पॉलिसी। तो एक नोट डाल के यहाँ पर लिख दो, इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट डीवैल्यूड, ये बार बार आ रहा है, डीवैल्यूड रुपया बाय अराउंड 18% है। पहले भी आया था, फिर से आ गया। आगे, इन 1992 द गवर्नमेंट डिसाइडेड government decided to establish a dual exchange rate regime। 1992 में, देखो 1991 में तो इंडियन गवर्नमेंट ने रुपया को डाउन कर दिया है ना। 1992 में सरकार ने डिसाइड करा कि जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो ड्यूल एक्सचेंज रेट रेजिम रहेगा, यानी कि कुछ थोड़ा सा फिक्स रहेगा और थोड़ा सा जो है मार्केट की वजह से चेंज होगा, है ना। तो यहाँ लिखें, ये ड्यूल का मतलब क्या है? थोड़ा तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहेगा। ऐसा सरकार ने किया था 1992 में कि एक्सचेंज रेट, जैसे मान लो आज $1 की कीमत, $1 की कीमत 80 रुपये है ना। तो उस 80 रुपये में कुछ तो फिक्स रहेगा कि मतलब कम इतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद चेंज होता रहेगा। जैसे आज बिजली का बिल जो आता है वो दोनों रहता है ना, ड्यूल एक्सचेंज रहता है ना, थोड़ा सा फिक्स थोड़ा वेरिएबल, ऐसे ही था। फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, थोड़ा सा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा और थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। ऐसा सरकार ने 1992 में किया था, लेकिन तुरंत ही सरकार को ये महसूस हो गया कि हमने गलत कर दिया है। ठीक है, सरकार को महसूस हुआ कि हमने गलत कर दिया। गलत कर दिया इसलिए सरकार ने 1993 ऑनवर्ड इंडिया adopted managed floating exchange rate regime। बात समझ में आई? क्योंकि अब सरकार को पता चला, महसूस हो गया कि हमने गलत कर दिया है, इसलिए
सरकार ने मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लागू कर दिया 1993 में, 1 साल बाद ही। मैनेज फ्लोटिंग क्या है? ये मार्केट फोर्स की वजह से ही चलता है, लेकिन इसमें आरबीआई इंटरफेरेंस दिखाती है ना। तो ऊपर के पांचों रिफॉर्म हो गए। रिफॉर्म हो गए। अब इनके बेस पे कुछ कंक्लूजन क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो वो देख लेते हैं जरा। तो क्या है, तो इसे हम कहते हैं क्रक्स है, क्रक्स ऑफ ऑल अबव रिफॉर्म। ऊपर बताए गए सभी रिफॉर्म्स का क्रक्स क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? तो क्या क्या इसमें हमें देखने को मिला, तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेसिवली बढ़ाया है। क्या है लाइन? इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली ग्रो है, ग्रो हुई, प्रोग्रेसिवली ग्रो एज ग्रोइंग ओरिएंटेड इकोनॉमी बन के, एज ग्रोइंग ओरिएंटेड इकोनॉमी। ग्रोइंग ओरिएंटेड इकोनॉमी बन के, मतलब प्रोग्राम तो हमेशा यही बना है कि गोल हमारा क्या है, ग्रो करना। दूसरी बात, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया, बोला कि भाई बढ़ो आगे, है ना। अगला, इजी ऑफ ट्रेड, व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसे और ज़्यादा इजी किया गया। अगला, रोबस्ट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ kept the services trade surplus high। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्या है, रोबस्ट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड खूब बढ़ाई। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ केप्ट द सर्विस ट्रेड सरप्लस हाई। और जो हमारे पास है फाइनेंशियल सर्विसेज जाने लगी, वो भी जो है सरप्लस जा रहा था, एक्स्ट्रा, मतलब ठीक ठाक जा रहा था। तो जब सर्विस देने जाएंगे बाहर, तो वहाँ से पैसा आएगा घर में, है ना।
पैसा घर में आएगा ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा इनफ्लो ज़्यादा हो रहा था, सर्विस की वजह से इनफ्लो ज़्यादा हो रहा था, आउटफ्लो कम हो रहा था। इनफ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा था, आउटफ्लो ऑफ इनकम कम था, क्योंकि हमारे पास से सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस बहुत ज़्यादा जा रही थी। अगला पॉइंट इसी में, poverty has reduced substantially। पॉवर्टी जो है सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ, सब्सटेंशियली का मतलब क्या है, स्थिर तरीके से, है ना, रिड्यूस हुआ। अगला, रिफॉर्म्स लेड टू इंक्रीज्ड, रिफॉर्म लेड टू इंक्रीज, रिफॉर्म से क्या इंक्रीज हो गया, तो रिफॉर्म से इंक्रीज हुआ कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अगला, इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विस देते हैं है ना, उनका खूब इम्प्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट, जो ठीक ठाक नहीं रहा उसके बारे में क्या है, हाउ एवर द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री, कंट्री का अपना फिस्कल डेफिसिट जो कि वो लोग टारगेट बना के चल रहे थे कि ख़त्म करना है, वो रिमेन्स हाई, हाई बना रहा। ठीक है, तो ये रिफॉर्म 1991 वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 5th पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट है, यह है पोस्ट रिफॉर्म। रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, 1991 में रिफॉर्म कर दिया गया, तो उसके बाद हुआ क्या, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। इधर ग्राफ बना लेना, एक ही ग्राफ में समझ में आ जाएगा। ये इधर लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये वाला ये वाई एक्सिस, है ना, इसमें गैपिंग देके चलना है, 2, 4, 6, 8, 10। ये जीडीपी ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये 0, -2, -4, -6, -8, -10, वाई डैश। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट, जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअली हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ा। अब शुरुआत कहाँ से देनी है, तो शुरुआत हम लोग दे रहे हैं 1991 से, हैं, और 1991 से लेकर 2021 तक का डाटा अभी अवेलेबल है।
तो ग्रोथ रेट कैसे चला, ग्रोथ रेट को दिखा देते हैं। देखो 2 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि लगभग जो है डाउन था ही हमारा ग्रोथ रेट, है ना। तो 2 से चला 1991 में चला, फिर रुक गया, कम हो गया, फिर चला, मतलब ऐसे चलाते जाना है। तो इस तरह से ये चलता गया, ठीक है। कभी कम भी रहा, कभी ज़्यादा रहा, और एक टाइम ऐसा आ गया था जब थोड़ा हमें लगा कि कुछ जो है गड़बड़ हो गई है हमारे साथ। और वो कब आया था, तो 2020 में। और हुआ क्या था, इस 2020 में यही ग्रोथ रेट हमारा डाउन हो गया और ऑलमोस्ट जो है यहाँ माइनस तक पहुँच गया था। और लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जस्ट जैसे ही लॉकडाउन खुला ये बढ़ा भी, बढ़ के चला गया आगे, ठीक है। बहुत तेज़ी से बढ़ा भी, जीडीपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो अगर इसमें हम हाइलाइटेड बातें लिखें तो हाइलाइटेड क्या है कि ये देखोगे तो 8 के नीचे नीचे ही चले हैं, है ना। और दूसरी बात कि ज़्यादातर सब 6 और 8 के बीच में रहे हैं। बात क्लियर। और तीसरी बात कि जब गिरा था तो तब हमारा जो ग्रोथ रेट था -6.5% था, एनुअल ग्रोथ रेट। 2020 में तो गिरना लाजमी था, तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि भारत की कमी थी, है ना। अब ये जो बढ़ा, ये बढ़ता चला गया था फिर 2021 में, और बढ़ के कहाँ तक गया था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 8 से आगे बढ़ा और कहाँ तक गया था, तो 8.6%। अगर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट है ये। 8.6 तो जीरो से ऊपर है, जीरो के नीचे 6.5 है, तो इतना भी तो बड़ा है ना। तो लगभग जो है 15% की ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हाँ है, बड़ी बात है कि 15% ग्रोथ रेट है, लेकिन उतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब तो रुके पड़े थे ना, अपनी कैपेसिटी से कम ही तो थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला सब अपने अपनी कैपेसिटी पे आ गए, काम करने लगे, ग्रोथ रेट आ गई। हाँ 5 पॉइंट हो गए। अब 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट एक बार इसको रिवाइज करते हैं ज़रा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ताकि और समझ में आ जाए डिटेल में। यहाँ पहले पेज पर हम देखें तो इसमें था प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो कि हमने यस कवर कर लिया। 1947 से 1991 कवर कर लिया। 1980 का रिफॉर्म कवर कर लिया। 1990s का रिफॉर्म कर लिया कवर। पोस्ट रिफॉर्म कवर कर लिया। अब 2 सिचुएशन और रह जाती हैं, नीति आयोग और करंट स्टेटस। तो यहाँ पर डालेंगे नीति आयोग। नीति आयोग कब याद होगा, किसको हटा के आया था, प्लानिंग कमीशन। एक प्लानिंग कमीशन थी, एक प्लानिंग कमेटी थी, उसको हटा के नीति आयोग आया था। तो इसके बारे में लिखें, ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को द
एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी नेमली दैट इज प्लानिंग कमीशन। ये एपेक्स बॉडी था, मतलब मेन बॉडी यही था इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करने वाला, ठीक है। वॉज रिप्लेस्ड, इसे हटा दिया, और किसने हटाया, तो बाय, इसको हाईलाइट करके लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो फुल फॉर्म याद रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंडिया। इसको एक नाम और दिया जाता है, वो भी लिख लो, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के लिए सोचने का काम यही करता है, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्यों बनाया गया इसे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव जो बनाने का है तो वो है नेशनल डेवलपमेंट। ये बात तो जाहिर सी है कि नेशनल डेवलपमेंट तो होना ही है। इसके बाद है फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। अब ये कुछ अजीब अजीब से नाम आ गए। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव का तो मतलब पता है, एक दूसरे की हेल्प करना, है ना, समन्वय बनाना। फोस्टर और फेडरलिज्म का मतलब क्या है? तो फोस्टर का मतलब है हेल्प करना, ठीक है, सपोर्ट देना। और फेडरलिज्म का मतलब है कि डिसीजन लेने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास बराबर बराबर कर दी जाए। ठीक है, तो लिखें डिवीजन ऑफ पावर। पावर डिवाइड कर दी किसके बीच? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये तो इस नीति आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, मतलब जो अपने अपने जगह के लिए डिसीजन लेना है हर कोई ले सकता है, ऐसा इन्होंने अपना जो पॉलिसी बनाई। अगला ऑब्जेक्टिव इसमें, इसी में तीसरा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, डेवलप mechanisms
टू formulate credible plans at village levels, डेवलप मैकेनिज्म तैयार किया। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है कि मान लो एक तरह का रोबोट, मान लो है रोबोट जैसे एक मशीन तैयार करा, जिससे तरीका तैयार करा जिससे कि टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर पर क्रेडिबल का मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकें, है भरोसा कर सकें, भरोसेमंद प्लान बनाया गया। तो क्रेडिबल का मतलब लिख लो भरोसेमंद, ठीक है, प्लान बनाए गए। तो इनका अपना ऑब्जेक्टिव ये था कि गांव के लिए काम करे ये। अगला डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, पॉलिसियां बनाती है ये। इनका अपना ऑब्जेक्टिव पॉलिसी बनाने का है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और उनको अप्लाई करवाए। नेक्स्ट, ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर resolution of intersectoral and departmental issues। इंटरसेक्टरल और इंटर डिपार्टमेंटल कोई मैटर अगर हो जाते हैं तो उनको भी सॉल्व करता है ये। इंटरसेक्टरल जैसे एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से कोई विवाद हो गया, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, जैसे फाइनेंस डिपार्ट अपना गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट का ही अपना वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनमें आपस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये उन तरह के प्रॉब्लम्स को लेता है और इश्यूज को सॉल्व करता है। नेक्स्ट, फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपडेशन आते हैं उन पे फोकस करता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हो गए, और भी काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही है, इसके तो बहुत सारे काम है। तो सारे काम हम लिख ऐसा करके एटसेट्रा डाल दें। सारे याद करने की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि हाँ इसके बहुत सारे वर्क हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं। हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे की ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स नहीं इनिशिएटिव, सॉरी, की इनिशिएटिव्स क्या क्या इनिशिएटिव किए, इनिशिएटिव मतलब क्या क्या काम किया, है ना, क्या क्या लॉन्च कर दिए। तो इनके बारे में ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना, बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो तुम सेपरेटली बैठ के पढ़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर नाम ध्यान रखना है।
तो इसमें की इनिशिएटिव्स में पहला आ जाता है जिसे हम कहते हैं लाइफ, LIFE। ठीक है, अब लाइफ वैसे तो समझ में आ रहा है, लाइफ मतलब जीवन, लेकिन जो नीति आयोग में लाइफ है वो हमारे रोज के रहन सहन के, हमारे आसपास के पर्यावरण को डिनोट करता है ना। इसके बारे में अगर पढ़ना हो तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। लाइफ क्या करा इसने, रिप्लेसेस द प्रीवेलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी। लाइफ जो प्रोग्राम था ये बेसिकली उन पॉइंट्स के लिए था, उन बातों के लिए था जो हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। जैसे बात करते हैं हम जैसे प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक का यूज़ बंद करने के लिए बोला, जिससे ऑब्वियसली लाइफ क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो ये पॉइंट था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसको हाईलाइट करके और यहाँ पर लिख देना है NDAP। facilitates and improves access। NDAP को फैसिलिटेट किया गया, मतलब उनको काम पे लगाया गया। ठीक है। और improves access to जरा दिखाना। हाँ, वो टू इंडियन गवर्नमेंट डाटा। अगला पॉइंट इसमें शून्य कैंपेन aims to improve एयर क्वालिटी, इसको हाईलाइट कर देना है। एक शून्य कैंपेन चलाया गया, उसका अपना लक्ष्य था कि इंडिया में यानी कि भारत में एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है हमें।
क्लियर? एयर क्वालिटी इन इंडिया बाय accelerating the deployment of electric vehicles खैर ये बात तो समझ में आई गया होगा। शून्य कैंपेन बस यही था कि एयर की क्वालिटी यानी एयर पॉल्यूशन को हमें एकदम शून्य बनाना है ताकि हम अपने हवा इसमें एनवायरनमेंट में खुली सांस ले सकें। अब उसके लिए तरीका निकाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिप्लॉय किया जाए। डिप्लॉय मतलब है पेट्रोल वाला बंद करके बिजली वाला चलाया जाए, है ना। ये था, आगे बढ़े। अगला है इसी में फोर्थ पॉइंट, ई अमृत। ई अमृत इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर all information on इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जितने व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए एक ई अमृत एक डेस्टिनेशन बनाया गया है ना। ई अमृत इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक। एक ही मतलब सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिलती रहे। अगला, इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स, IPI। इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स चलाया, मतलब इंडिया की अपनी पॉलिसी कि अपने देश पे ध्यान दो। देन मिथनॉल इकोनॉमी। मिथनॉल इकोनॉमी मिथनॉल क्या होता है? गैस। तो मिथनॉल इकोनॉमी चलाने की बात कही। इसका अपना एम था, क्या एम था? लिखें, एम्ड एट reducing India's oil import bill। इंडिया का ऑयल के इंपोर्ट करने की वजह से जो बिल बन रहा है उसे रिड्यूस करना है, पहला काम, है ना। दूसरी बात, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रोका जाए, मतलब ग्रीन हाउस गैस ये गैसेस होती हैं जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे ख़राब कर रही हैं, है ना, उसको रोकना है। कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स को कन्वर्ट करना है, एंड कन्वर्ट करना मतलब बनाए रखना है, एंड वेस्ट इनटू मिथनॉल, और वेस्ट को और कोल रिजर्व्स को मिथनॉल में कन्वर्ट करना है, ऐसा अपना इनका एम था।
और मिथनॉल क्या होता है? तो एक गैस है जो कि हाईली फ्लेमेबल है ना, नॉन पोल्यूटेड है ये। आगे बढ़ेंगे इसी में। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट। इंडिया का अपना जो गोल्ड का मार्केट है उसे ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि गोल्ड मार्केट को थोड़ा किसी और फॉर्म में बनाए, क्योंकि यहाँ ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई गोल्ड खरीद ले, अपना सारा काला धन उसमें लगा के रख देगा। गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रखो तो क्या होगा, सारा पैसा वहीं ब्लॉक हो गया। हाँ, इसलिए तो डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन आया। अब डिजिटल गोल्ड में क्या है, सारा ब्लैक मार्केट, सारा ब्लैक पैसा जो है, ब्लैक मनी पहुंच जाएगा सरकार के पास। अच्छा, इतना सब तो इसमें हमने देखा कि चलता आ रहा है, इसके अपने की इनिशिएटिव बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो क्या इसमें कोई कमियां नहीं रही होंगी? कमियां रही होंगी ना। तो इसके अपने कुछ वीकनेस भी रही हैं। वीकनेसेस, वीकनेस, कमियां देखेंगे। तो पहली कमी है लिमिटेड रोल। दूसरा, एक्सक्लूजन फ्रॉम बजटिंग प्रोसेस। बजटिंग प्रोसेस में एक्सक्लूड करते हैं, बजट बनाया जाता तो उसमें ये, हाँ, नीति आयोग पार्टिसिपेट नहीं करता। देन लैक्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की कमी है इसके अंदर, मतलब ये अंडर में ही तो है किसी के, तो फ्रीली वर्क नहीं करता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम है। लिख लेते हैं, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, जो कि हमें नीति आयोग में देखने को नहीं मिलती ज़्यादा। अगला, टर्मिनेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, नीति आयोग को ले आए, जिस वजह से स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथेंस द, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पावर बढ़ गई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पावर बढ़ गई, वो ज़्यादा ताकतवर हो गए। प्लानिंग कमीशन थे तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था फाइनेंस मिनिस्टर को, है ना। अब नीति आयोग तो उनकी अपनी खुद की कठपुतली है, तो उनकी पावर बढ़ गई। अब इसमें आखिरी हिस्सा रह जाता है, उसे हम बाद में अगली क्लास में करते हैं। ठीक।